अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। हम हैं taxdosti.com पे और आप taxdosti.com के होम पेज पर जब आएंगे तो लेटेस्ट वीडियो के साथ साथ जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स को एफबीआर के साथ दोबारा रजिस्टर होना पड़ रहा है, लेकिन एज ए डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ये रजिस्ट्रेशन क्या है, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, कितने हेडेक होंगे रियल एस्टेट वाले एजेंट्स को, इसके लिए उनके कस्टमर को क्या इनकन्वीनियंस होगी। तो ये चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो कि आप अगर रजिस्टर हो रहे हैं और ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं 1 जनवरी से। वैसे भी जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ उन रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ डील करेंगी जो रजिस्टर्ड हैं। तो इस ब्लॉग आर्टिकल में हम कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे हैं कि पहले ये बेसिक चीज़ें क्या हैं, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है। फिर हम पार्ट 1 में रियल एस्टेट एजेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं और ये कंटिन्यूइंग सीरीज़ है और ये वीडियो भी आप इस ब्लॉग के ऊपर भी देख रहे होंगे और जो है क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे भी होगी। इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून और किस तरह से आप मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्टर हो रजिस्टर हो सकते हैं। उसके अलावा फिर कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस, जनरल ड्यू डिलिजेंस आप कैसे कर सकते हैं। जितने भी आपके कस्टमर्स अब बनेंगे जब आप एफबीआर के साथ, आपको अभी तक रजिस्टर हो जाना चाहिए था 1 जनवरी 2022 तक, और अब अगर आप इसके बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको रजिस्टर हो जाना चाहिए। और अब बेसिक फोकस ये है कि जो कस्टमर पैसा ला रहा है आपने देखना है जितने हद तक पॉसिबल है, और जो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ बनी हैं लॉज में कि वो वाइट मनी है कि ब्लैक मनी है। और जितने भी आपके कस्टमर्स हैं 100% सबकी जनरल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस आपने करनी है और इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन करनी है। और इसकी हमने एक गाइडलाइंस देखी थी जो भी हम देखने लगे हैं। ये वीडियो यहाँ पे वीडियो 4 में पार्ट 3 के तौर पे होगी और आज हम स्क्रीनिंग वगैरह को भी देखेंगे, लेकिन हम ज़रा देखते हैं कि बेसिकली शॉर्ट गाइडेंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे, एनकाउंटरिंग ऑफ फाइनेंस ऑफ टेरर के हवाले से ऑब्लिगेशंस क्या है रियल एस्टेट एजेंट्स की। प्रीवियस पार्ट्स में पार्ट 1 2 में, आप पार्ट 3 इस वक्त देख रहे हैं, उसमें हमने रियल एस्टेट के एजेंट की डेफिनेशंस, उसमें कौन लोग आते हैं, और उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में आप कस्टमर की क्या क्या डिटेल लेंगे और कानून का कौन सा सेक्शन है 7A। और इंडिविजुअल अगर आपका क्लाइंट है तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, और अगर कोई लीगल पर्सन जैसे कंपनी होती है या कोई ट्रस्ट होता है वो आपका कस्टमर हो तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल ओनर की हमने बात की कि आपने पूछना है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये कौन शख्स इसका फ़ायदा होगा जब आप इसको बेचेंगे या रेंट आउट करेंगे। वो शख्स वो है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या वो शख्स वो है जो पेमेंट कर रहा है, दोनों सेम है डिफरेंट है। तो ये तो थी बात जनरल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की। इस वीडियो में हम जो है कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आपने जब जनरल ड्यू डिलिजेंस करनी है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है, तो आपने हर एक कस्टमर की स्क्रीनिंग भी करनी है। तो आज हम बात करेंगे स्क्रीनिंग फॉर टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस। अब टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस क्या है, स्क्रीनिंग क्या है। तो स्क्रीनिंग का आम मतलब ये होता है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका ब्लड टेस्ट लिखता है ताकि वो देखे कि कोई हेपेटाइटिस या कोई और बीमारी तो आपको नहीं है। तो इसी तरह एज ए रियल एस्टेट एजेंट आपने ये देखना है कि जो भी आपके पास कस्टमर आया है या पोटेंशियल कस्टमर जो आपसे इंक्वायरी कर रहा है उसको आपने
जो मोबाइल ऐप है डाउनलोड किया है, वहाँ पर उसका आईडी कार्ड और वो डाल के देखना है कि ये शख्स ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस पर तो नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ये ऐसा शख्स तो नहीं है जिसको, यूनाइटेड नेशंस का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ दुनिया के जो मुल्क हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है इस कंपनी को या इस इंडिविजुअल को कि ये शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में या टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। तो आपने उस शख्स का नाम देखना है कि वहाँ ना आ जाए। जैसे होता है आपका ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जैसे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है एयरपोर्ट्स पे, आप जाते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, अगर आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर आ जाते हैं तो आपको वहाँ रोक लेते हैं। तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू, जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर आप जो है ये पोटेंशियल मैचेस को चेक करेंगे और ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है एज ए रियल इस्टेट एजेंट। कल को अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे और ये शख्स फिर बाद में FPR, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि आपने फिर FPR को, फेडरल बोर्ड को इमीडिएटली बताना है और ये जो पैसे आपने उससे लिए हैं वो फ्रीज कर लेने हैं फंड्स। और अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं की तो आपने वो प्रोवाइड नहीं करनी और आपने रिजेक्ट कर देना है ये ट्रांजैक्शन। और अगर बीच में कहीं आपको पता चलता है या उसका नाम बीच में आप एक दफ़ा चेक करते नहीं आता, कुछ अर्से बाद फिर चेक करते हैं जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो वहीं पर जहाँ तक ट्रांजैक्शन पहुँची है वहाँ रोक देनी और FBR को इमीडिएटली STR रिपोर्ट भेजनी है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो हम प्रीवियस वीडियोस में इन पे बात कर चुके हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये रिपोर्ट्स और ये इदारे बन चुके हैं और रियल इस्टेट एजेंट्स को मेन रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बताना है। और आपने अपने मोबाइल ऐप जो बना है नॉन डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल पर्सनस के लिए, या अपना आयरस का लॉगिन जो आपका है वहाँ से लॉगिन होके आपने ये रिपोर्टिंग करनी है। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हर शख्स का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टारगेटेड फाइनेंशियल सेक्शंस में नहीं आएगा। हर बंदा टेररिस्ट या ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रर डिक्लेयर्ड नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए या सैंक्शन नहीं हुए, उनके हवाले से हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं। लेकिन आपने अपने सारे कस्टमर्स को स्क्रीनिंग से गुजारना है, यानी हर कस्टमर का आईडी कार्ड नंबर वगैरह, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे आपके कमर्शियल क्लाइंट्स हैं, जो भी आपके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है प्रॉपर्टी की सेल और परचेज, उसकी स्क्रीनिंग आपने करनी होगी। और ये बेसिकली FBR की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, ये ब्लॉग पोस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली रियल इस्टेट एजेंट्स को अब वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग एजेंट बना के मुख्तलिफ कंपनीज को, NGOs को अपना टैक्स कलेक्ट किया। इसी तरह अब गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को के कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स, जिसमें रियल इस्टेट एजेंट्स के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव ये गाइड बनाई है कि वो क्यों रजिस्टर हो जाएं, उनको अब क्या करना पड़ेगा। पहले हो सकता था कि आप अपने क्लाइंट से मिनिमम इंफॉर्मेशन लेते थे एज एन इंडिविजुअल, उसका आईडी कार्ड ले लिया, थोड़ा बहुत उसका एड्रेस वगैरह पूछ लिया, लेकिन अब आपने सोर्स ऑफ वेल्थ वगैरह भी पूछनी है, और लीगल कंपनी है तो कंपनी के पीछे जो लोग हैं उनकी भी डिटेल्स पूछनी है, बेनिफिशियल ओनर है। अब जब ये सब कुछ तो आप करेंगे, एडिशनल स्टेप जो आज आपने सीखा वो ये कि आप देखेंगे कि उसकी स्क्रीनिंग करेंगे मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पे, उसके आईडी कार्ड वगैरह डालेंगे, तो अगर वो निकल आता है इस तरह का शख्स, तो वो जो ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है उस ट्रांजैक्शन को आप FBR को इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के तौर पे। और FM अगर वो शख्स आपसे गुजर जाता है, ट्रांजैक्शन कर लेता है, तो फिर बहुत हैवी पेनल्टीज़ हैं, और फिर FIA वाले और FBR वाले और गवर्नमेंट की और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ये सोचेंगी कि आप भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ये शख्स कर रहा है, या ये जो कंपनी कर रही है, या ये जो लीगल पर्सन कर रहा है, इसका आप भी हिस्सा है। तो अपने आप को सेव करने के लिए अपने जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी, और फिर अपने आप को प्रोसिक्यूशन यानी सज़ा से
और कैद से और जेल और ये क्राइम से जो है क्रिमिनल लॉ से बचाने के लिए आपको ये स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। इसी में अगर कोई शख्स स्क्रीनिंग में नहीं निकलता तो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स को पहले तो समझ लें कि ये कौन लोग होते हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं कि, और ये डेफिनेशंस FATF के कवानीन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुताबिक ये डेफिनेशंस दी हुई हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल शख्स की बात हो रही है जो हु इज़ और हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन डोमेस्टिकली या फॉरेन कंट्री, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करता है। पॉलिटिकल पोजीशन वो होती है जहां पर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आती हैं, और इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, जैसे UN खुद शामिल है, रेड क्रॉस है, रेड क्रेसेंट है, और बहुत सारे इदारे हैं। तो यहाँ पर आप जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के थ्रू आते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इनके बोर्ड डायरेक्टर्स और उनको अपॉइंट करते हैं। तो चाहे फॉरेन हो या डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस हो, जिसमें एग्जांपल्स हेड्स ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट वगैरह आ जाते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, जुडिशरी, मिलिट्री लोग, सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल गवर्नमेंट का इदारा है तो उसके सीनियर, या रेलवे के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, इसी तरह कोई कंपनीज, फिर पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स वगैरह जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनका इस केस में रियल एस्टेट एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आइडेंटिफाई करें कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और जब वो करेंगे तो एक और एडिशनल स्टेप उनको करना पड़ेगा, उनको इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि इस अगले स्टेप में जो हम देखेंगे वो आपको वो काम भी करने पड़ेंगे, लेकिन पीछे आपने इसी शख्स के लिए जो पॉलिटिकली एक्सपोज था वो आपके पास एज एन इंडिविजुअल आया, तो आपने अपनी बेसिक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में, और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपको अब फुलफिल करके इसका ना सिर्फ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा बल्कि पीरियोडिकली यानी क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे आपको ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी FBR को, आयरस पे, अपने मोबाइल ऐप के थ्रू वगैरह, आयरस के थ्रू डेस्कटॉप पे। तो आपने उस शख्स की इंडिविजुअल कस्टमर ये सारी इंफॉर्मेशन ली, लेकिन साथ ही साथ आपने और देखा उससे बेनिफिशियल ओनर के भी सवाल पूछे, फिर उसको UN की डेटाबेस में डाला, वहाँ से नहीं निकला, तो फिर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये शख्स पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है। अब जो है सपोज करें, वैसे तो बहुत सारे लोगों को प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और उन लोगों का पता होता है, लेकिन अगर इसको एज ए प्रोसेस हम देख रहे हैं तो फिर इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस में वो ये कह रहे हैं कि वो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो कितने एसेट्स खरीद रहा है, और ये पब्लिक डेटाबेस से उसके ऑलरेडी कितने एसेट्स हैं। अब जैसे रिसेंटली टैक्स डायरेक्टरी पार्लियामेंटेरियंस की इशू हुई है 3 जनवरी 2022 को, और उसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस की इनकम की डिटेल्स हैं, यानी कि 2019 में जो उन्होंने, तो 2019 की वहाँ से मिल सकती हैं, और उसके अलावा भी पब्लिक इंफॉर्मेशन आप उनकी और रिटर्न्स भी 2020-21 की भी ले सकते हैं, और उनकी वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपने लेनी होगी, आपने डेटाबेस में देखना होगा, आपने उनकी वेल्थ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि ये पैसे कैसे आए। अब एक जैसे सेनेटर है या MNA है, उसकी टोटल इनकम 2019 में 4 लाख थी, और वो 5 करोड़ का जो है प्लॉट आपसे या कमर्शियल जो है एसेट लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए आ गया है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस फिर आपने पूछने हैं कि जी सोर्स ऑफ वेल्थ बताएं, मे भी शायद उसको कोई इनहेरिटेंस में मिली हो, कोई प्राइज जीता हो, या कोई और चीज़, और सेल डीड फिर उसकी आपने अपने पास रखनी है उन प्रीवियस सोर्सेज ऑफ फंड्स की। तो ये इनहेंस ड्यू डिलिजेंस हो जाएगी। तो बेसिकली ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होने हैं, और ये डिफरेंट स्टेप्स जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप फिर प्रॉम्प्टली रिपोर्ट कर सकेंगे, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, सस्पिशन, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनसे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि या तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो रही है। इसके लिए इस वेबसाइट की भी बात की थी, यहाँ पे भी
आप रजिस्टर होंगे और FMU गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये है गो AML वेब, और ये दुनिया के और मुल्कों के डेटाबेसेस से भी कनेक्टेड है, ताकि जब आप रिपोर्टिंग कोई करें तो उससे रेड फ्लैग्स हो। तो हम अगली दफ़ा जब देखेंगे तो स्टार्ट करेंगे रेड फ्लैग्स के साथ, कि अगर आपको ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीज़ें नज़र आएँ जो हम अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे, यानी आपको वो स्टेज पे भी नज़र आ सकती है जब आप आम जो है जनरल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, वो शख्स ये ना बता सक रहा हो कि पैसे कहाँ से आए हैं, वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स ना दे सक रहा हो, बेनिफिशियल ओनर के सवालों का जवाब ना दे रहा हो, और फिर आप स्क्रीनिंग करें, चले उसमें तो नहीं आता लेकिन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में वो आ जाता है या वो स्क्रीनिंग में आ जाता है, तो फिर आपने ये रिपोर्टिंग करनी है। तो वो रेड फ्लैग्स क्या हैं जो आपको ज़्यादा कन्विंस करेंगे कि वो है, क्योंकि देखिए आपने अपनी तरफ से अपनी जो कस्टमर सर्विस है वो तो आपके बिजनेस की लाइफलाइन है। आपकी कस्टमर सर्विस जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे हाई प्रोफाइल कस्टमर्स होंगे आपके, लेकिन आपने साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, यानी ऐसे लोग जो करप्शन कर रहे हैं या पॉलिटिक्स के थ्रू या क्राइम के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों को भी डिस्करेज करना है ताकि वो ये क्राइम वगैरह ना कर सकें, टैक्स एवेजन ना कर सकें। तो इसीलिए मौका आपको मिला है इस लॉ को फॉलो करके अपनी नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करने की, और इन वीडियोस का मकसद है कि हम आपको एक्सप्लेन करें कि इनिशली तो आपको लगेगा कि ये हेडेक आपके लिए बन गया है और कैसे आप मैनेज करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years जब आप ये सब काम करेंगे तो ना सिर्फ आपको और भी हाई प्रोफाइल कस्टमर्स आपके क्लाइंट बनेंगे, बल्कि आपके पास एक बड़ा अच्छा डेटाबेस आ जाएगा अपनी मार्केटिंग रिसर्च के लिए, चाहे आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, अपने कस्टमर्स के 1-on-1 मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो रियल एस्टेट का बिजनेस का नेचर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। तो आपके बिजनेस को इन्हांस करने के लिए ये अच्छे प्रोसेसेस हैं, और अगर आप इनको समझ गए, और हम इसकी कंसल्टिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमारे पे के पेज पे जा सकते हैं taxdosti.com पे, और इसकी कंसल्टिंग वगैरह है ताकि आपका इनिशियल सेटअप बन जाए कस्टमर का, और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट तरीके हैं, आपने ज़ाहिर बात है जल्द से जल्द आपने ये सारी प्रोसेसेस करने हैं, बहुत टाइम नहीं लगा सकते, तो आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, ऐसे लोग ट्रेंड हो आपके पास कि वो ये सारी चीज़ें कर सकें डिस्क्रीटली, और अगर कोई ट्रांजैक्शन सामने आती है जो सस्पिशियस है तो उसको भी कैसे हैंडल करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग पे और रेड फ्लैग्स पे, CTR रिपोर्टिंग टू FMU, रिकॉर्ड कीपिंग और इसको रिस्क प्रोफाइलिंग, और हम इसको कंप्लीट करेंगे।